गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम कृतिका भाग 2 के लेसन नंबर 1 माता का अंचल और जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। अब ये जो चैप्टर है माता का अंचल, यह शिव पूजन सहाय के उपन्यास है, एक उनका लिखा हुआ देहाती दुनिया का एक अंश है और 1926 में यह देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। यानी कि जो आंचलिक यानी ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो उपन्यास है वो 1926 में प्रकाशित हुआ था, ये देहाती दुनिया। और ये जो उपन्यास है ये लिखा गया था स्मरण शिल्प में, यानी कि याद के आधार पर, और हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इस उपन्यास में ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है, यानी कि जो ठेठ ग्रामीण भाषा है उसका यहाँ पर अंकन किया गया है। और लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ भी देहाती या अनपढ़ कुंवार या निरक्षर मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। और ये जो शैली कौन सी है इसकी, आत्मकथात्मक, यानी कि अपने बारे में इस शैली में रचे गए इस उपन्यास का जो कथा शिल्प है वो मौलिक और प्रयोगधर्मी है। और इस अंश में जो ये अंश है माता का अंचल, ये ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है, क्योंकि इसमें बालकों के खेल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग जो है इसमें शामिल है। और जो शहर की चकाचौंध से दूर गाँव की सहजता को बनाए रखा है इस जो उपन्यास में। और इसकी अभिव्यक्ति करते करते जो है लेखक ने क्या अपने बाल मनोभावों की इतनी अच्छी अभिव्यक्ति की है कि लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी इसमें किया है। तो लेखक ने माता का आंचल पाठ में शिशुकाल के क्रियाकलापों को जो है इसमें रेखांकित किया है, और जिसमें माता पिता के स्नेह तथा शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को यहाँ पर उन्होंने उद्धृत किया है। और लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता के साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, लेकिन दोनों भले ही एक दूसरे के अत्यधिक स्नेह करते हों, किंतु विपदा में माँ के आंचल में ही शिशु को शरण मिलती है, और ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद जो है बच्चे को प्रिय और रक्षा करने में समर्थ होती है। तो लेखक जो है यहाँ पर हमें कहना चाहते हैं कि ये जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया ये पाठ है कि बचपन से ही लेखक का अपने पिता के साथ बहुत अधिक लगाव था और माता से दूध पीने तक का ही संबंध था। पिताजी नहा धोकर पूजा कर बैठते, साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर पूजा में शामिल कर लेते थे और माथे पर बबूत का तिलक लगाते थे। और सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो थी, उन पर यानी कि लंबे बाल थे, उन पर भभूत लगाने से लेखक जो है भोला यानी शिव जी का प्रतीक बन जाया करता था। और पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। लेकिन जब लेखक का नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था, तो लेखक कहता है कि मैं अपने पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था, और जब पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो मैं उनके पास बैठकर आईने में अपना मुंह देखा करता था, और पिताजी के देखने पर शर्माकर आईना शीशा नीचे रख देता था, और यह सब देखकर पिताजी मुस्कुराते थे। तो पिताजी की राम नामा बही और राम नाम की गोलियां पिताजी क्या करते थे, पूजा पाठ के बाद अपनी राम नामा बही में राम राम लिखते थे, और इसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम का नाम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते थे। और फिर क्या करते थे, लेखक उसमें उनके कंधे पर बैठ जाया करते थे, जो कि पिताजी की गोली फेंकना देखते हुए हंसा करते थे। तो इस लेसन में लेखक ने जो है अपने बचपन का यहाँ पर आत्मकथात्मक शैली में जो है वर्णन किया है कि पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सानकर, जो एक ग्रामीण भाषा में भोजन को नाम दिया है, और माँ और खिलाने की हट करती थी
तो माँ पिताजी से कहती कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द यानी पिता नहीं जानते। 4-4 दाने का कोर देने से बच्चा समझता है कि बहुत खा लिया। बच्चे को भर मुंह खिलाना चाहिए। तो माँ जो है तरह तरह के तेल के उबटन जो है बनाती थी। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और सिर पर कड़वा तेल यानी सरसों का तेल डालकर सिर की मालिश किया करती थी। लेखक अपनी जो है आत्मकथात्मक शैली में यहाँ वर्णन करते हैं कि मैं बहुत रोने लग जाता और पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ बीच में नहीं छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी, लेखक के जो बाल बड़े थे और चोटी में फूलदार लट्टू बांधती थी और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार करती थी और मैं सिसकता रहता था। पिताजी जो है गोद में उठाकर उनको बाहर ले जाया करते थे और जैसे ही बाहर आते इंतज़ार करते हुए बालकों के झुंड को देखते हुए वो क्या रोना भूलकर और पिता की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में खेलने लग जाते और तरह तरह के नाटक करने लगते। तो इसी तरह जो है लेखक का बचपन बीतता चला गया और पिताजी की जो है नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंभे बनाते, कभी कागज़ का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते। बच्चे जो हैं झुंड में खेलते थे, टोलियाँ और समूह बनाकर मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी, कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते और दुकानें सजाते थे और उन्हीं ठीकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे भी बनाते थे और हम बच्चों में से ही खरीदार होते और हम में से ही दुकानदार होते। और आगे लेकर कहता है कि हम बच्चों ही में से ही थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा बनाते थे। रेत की मेड़ की ही दीवार बनती थी और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई यानी माचिस की पेटियों की किवाड़ बनाया करते थे, यानी कि माचिस का वो जो खेल बनाते थे और पानी का घी बनाया करते थे, भालू की चीनी बनाया करते थे। ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर वो तरह तरह के जो है खेल तैयार करते और हम ही बच्चों की पेटियों के किवाड़, पानी का घी ऐसे बनाते थे। तो हम जो है लाइनों में बैठ जाते थे, पंगत में बैठ जाते थे और पंगत में धीरे से आकर बाबूजी बैठ जाते, मतलब हमारे बीच में बाबूजी भी बैठ जाते थे और उनको बैठता देखते ही हम बच्चे जो हैं भाग उठते थे और वह भी हंसते हंसते लौट जाते थे। तो बच्चे लेसन बहुत बड़ा है, दूसरा पार्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे और इसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस ऑनलाइन क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।